हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 29 और 30 मई की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कल की करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। Who will head the three-member committee of administrator to oversee the affair of All India Football Federation appointed by Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक 3 मेंबर कमेटी के हेड कौन रहेंगे जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सभी कामों की देखरेख करेगी। तो ये 3 मेंबर कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित है, ठीक है, अपॉइंटेड है, और इसके जो हेड रहेंगे वो रहेंगे AR दवे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, AR दवे। उसके बाद महाग्राम हैज टाइड अप विद विच बैंक टू डिजिटाइज द नेशन पेमेंट इकोसिस्टम and provide a wider scope to transact for its customer in rural India। देखिए, महाग्राम एक रूरल बैंक है। इसने एक बैंक के साथ समझौता किया है, टाई अप किया है, ताकि नेशन पेमेंट इकोसिस्टम को डिजिटाइज किया जा सके और ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर को एक वाइडर स्कोप प्रोवाइड किया जाए। तो ये बैंक, महाग्राम जो बैंक है, रूरल बैंक है, ये किस बैंक के साथ टाई अप करता है, आपसे पूछा गया है। तो वो बैंक है इंडसइंड बैंक, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। उसके बाद Who among the following has become the first woman officer to join Army Aviator Corps as a combat aviator after successfully completing her training? देखिए क्या है, एक भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक बनी है और इन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प को ज्वाइन किया है हाल ही में। तो उसका नाम पूछा गया है, तो ये है अभिलाषा बराग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ई है। ये हरियाणा से बिलोंग करती है और ये पहली भारतीय महिला लड़ाकू विमान चालक बनेंगी, एक विमान वाहक बनेंगी, और इन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प को हाल ही में ज्वाइन किया है। उसके बाद विच country has topped medal tally of 2022 IBA Women World Boxing Championship held at Başakşehir Youth and Sports Facility। देखिए, किस कंट्री ने मेडल टैली में टॉप किया है, आपसे ये पूछा गया है। कहां पर टॉप किया है? ये वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हाल ही में इस्तांबुल टर्की में आयोजित हो रही थी, ठीक है, उसमें किस देश ने टॉप किया है, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो टर्की है, टर्की ने यहाँ पर टॉप किया है। उसके बाद इंडियन राइटर गीतांजलि श्री एंड अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल वोन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर व्हाट? यानी जो भारतीय लेखक हैं गीतांजलि श्री और एक ट्रांसलेटर है डेजी रॉकवेल, इनको क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो किस नॉवेल के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो टॉम्ब ऑफ सैंड जो एक नॉवेल है जो कि लिखी गई है गीतांजलि श्री इंडियन राइटर के द्वारा और ट्रांसलेट की गई है डेजी रॉकवेल के द्वारा, इनको ये अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज लेस्ड इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू व्हाट फॉर 2022 फ्रॉम 9.1% अर्लियर। देखिए, जो एक मूडी इन्वेस्टर सर्विस है, एक एजेंसी है जो कि सर्वे करती है और रिपोर्ट देती है जिसमें ये बताती है कि किस देश की ग्रोथ क्या है, किस देश की जीडीपी क्या है। तो इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के लिए अभी कितनी बताई है? अभी बताई है 8.8%, ठीक है। मूडीज ने जो इकोनॉमिक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बताई है 8.8%, और ये पहले 9.1% थी, ठीक है, अभी 8.8% है, ठीक है, 2022 के लिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्ट इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, भारत ड्रोन महोत्सव 2022? इनमें से कौन सी जो सिटी है इसने होस्ट किया है भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव को, ठीक है, सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव 2022 को? तो ये है अपना न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में क्या है, नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक है। उसके बाद हु हैज honored with the Excellence in Cinema Award at the French रिवेरा फिल्म फेस्टिवल। देखिए, फ्रांस के रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो ये है अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई,
ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यहाँ पर अवार्ड मिला है, ठीक है, ताकि उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फिल्म जगत में, ठीक है, फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद who has been appointed as the chairman of WTO as Committee on Technical Barrier on Trade। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी है जो कि देखरेख करती है टेक्निकल बैरियर ऑन ट्रेड, यानी जो भी एक बाधाएं हैं व्यापार में उन सभी को टैकल करने की कोशिश करती है वो कमेटी। उसके चेयरमैन किन को बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अनवर हुसैन शेख। अनवर हुसैन शेख को, ये एक भारतीय ऑफिसर है, इनको ये पद दिया गया है। उसके बाद नरेंद्र बत्रा हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिग्नेशन। देखिए किस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है नरेंद्र बत्रा ने, आपको बताना है। तो ये प्रेसिडेंट थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज रिड्यूस्ड द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स। देखिए जो भारत में नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं यानी BBPOUS हैं, उनको एक रिक्वायरमेंट के तहत गुजरना पड़ता था। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी 100 करोड़ रुपए की, ठीक है, उनके पास 100 करोड़ रुपए का धनराशि होनी चाहिए थी, तभी वो क्या है एज ए BBPOU यूनिट के रूप में काम कर सकती है, ठीक है, यानी भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम कर सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 100 करोड़ की, अब वो रिक्वायरमेंट 100 करोड़ से कितनी हो गई है, यानी आरबीआई ने क्या कर दिया है, उस रिक्वायरमेंट को कम कर दिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी को कम कर दिया है। तो ये है 25 करोड़, यानी अब जिसके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास 25 कोई भी यूनिट जिसके पास 25 करोड़ रुपया है वो क्या है एज ए भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट काम कर सकती है। उसके बाद इंडिया विल इंट्रोड्यूस ए न्यूली अपॉइंटेड मेड इन इंडिया टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट कॉल्ड CTB, सेड हेल्थ मिनिस्टर। देखिए हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एक टेस्ट इन्फेक्शन, टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट को, जिसका नाम है CTB, ठीक है। तो ये नाम बताना है कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं अपने मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ने ये CTB करके एक जो इन्फेक्शन स्किन टेस्ट है इसको लॉन्च किया है, ठीक है, अप्रूव किया है। उसके बाद हु हैज चेयर्ड द मीटिंग ऑफ 40th एडिशन ऑफ प्रगति। जो प्रगति एक प्रोजेक्ट है और इसको इसके 40वें संस्करण को हाल ही में किसके द्वारा चेयर्ड किया गया है, एक तरीके से हेड किया गया है, ठीक है। हाल ही में इसकी अध्यक्षता की है अपने नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो 40वां संस्करण जो प्रगति का है वो हेड किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद है as per the RBI guidelines, bank may allow qualified dwellers to remit advance payment for how many days for the import of gold through IBX। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है IBX के थ्रू ही ट्रेड होता है, ठीक है। और एक्सटेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड रेगुलेशन इशू अंडर IFSC एक्ट। देखिए क्या है, अब जो भारतीय एक वेरीफाइड ज्वेलर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, सोने का आयात कर सकते हैं, लेकिन आयात करते समय उनको पेमेंट पहले देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो कितने दिन पहले पेमेंट दे सकते हैं सोने के इंपोर्ट के लिए, तो ये दे सकते हैं 11 दिन पहले, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 11 दिन पहले ये पेमेंट दे सकते हैं सोना खरीदने के लिए, विदेशी सोना खरीदने के लिए। एक और चीज याद रखनी है आपको कि जितना भी इंपोर्ट होता है सोने का वो IBX के अंडर होता है, IBX के अंडर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये IBX क्या है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विच एडिशन ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के द्वारा एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है। कहां पर, किस पर रिपोर्ट है, ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर है। और ये कौन सी रिपोर्ट है, ठीक है, ये अपने आप में कौन सी रिपोर्ट है आपसे पूछा गया है, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा A, यानी पहली रिपोर्ट है ये, ठीक है।
WHO और यूनिसेफ की ये पहली रिपोर्ट है जो कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपनी 29 और 30 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज को। आप देखिए न्यूज क्या है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद विंस 36th रेकजाविक ओपन 2022, ठीक है। 2022 का रेकजाविक ओपन चैंपियनशिप ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने जीता है। ये हमारे ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, चेस खेलते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में पढ़े तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने जीता है रेकजाविक ओपन 2022 जो कि आइसलैंड में आयोजित हो रहा था। और उम्र कितनी है, 16 साल। अगर हम बात करें, इन्होंने 16 साल की उम्र में ही ये बन गए हैं यंगेस्ट प्लेयर एवर टू डिफीट वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन को हराकर ये विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। और ये 16 साल की इनकी अभी हाल में उम्र है, ठीक है। इन्होंने 22 फरवरी 2022 को मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था, ठीक है। और ये टूर्नामेंट कहां पर हो रहा था, ये हो रहा था एयर थिंग मास्टर रैपिड चैंपियन चेस टूर्नामेंट हो रहा था 2022 में 22 फरवरी को। और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है, ठीक है। इन्होंने ही अगेन डिफीटेड कार्लसन, इन्होंने दोबारा कार्लसन को हराया था कब, चेजेबल मास्टर ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट 20 मई 2022 को, ठीक है। 20 मई 2022 को भी इन्होंने क्या है, मैग्नस कार्लसन को एक ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में हरा दिया था, ठीक है। ये उनकी क्या है, सेकंड विन थी मैग्नस कार्लसन पर। और ये तीन महीने के अंदर मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं उन पर ये दूसरी विजय है उनकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया ने क्या है 33 मेडल जीते हैं, ठीक है। 33 मेडल से इन्होंने भारत में क्या है फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 जो कि सुहल जर्मनी में आयोजित हो रही थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ISSF जो जूनियर वर्ल्ड कप 2022 चैंपियनशिप है वो कहां पर आयोजित हो रही थी, ये हो रही थी सुहेल जर्मनी में, ठीक है। इसमें भारत ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और ओवरऑल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड है, 15 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है, ठीक है। और इटली क्या है, 4 गोल्ड के साथ इटली सेकंड नंबर पर आया है, ठीक है। पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर इटली है। भारत के 13 गोल्ड है और इटली के 4 गोल्ड है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद HDFC सिक्योरिटीज लॉन्च्ड ए रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म HDFC मनी। देखिए एक रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म HDFC ने लॉन्च किया है, ठीक है, HDFC मनी के नाम से। इसके बारे में बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अचीव ए फाइनेंशियल गोल, एक फाइनेंशियल गोल को अचीव करना। और एक मतलब इतना सिंपल है जैसे कि हॉलिडे ट्रिप, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज, इन जैसे कुछ प्लान्स के साथ उभरना, ठीक है। एक तरीके से फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राहक है, किसी बैंक का ग्राहक है, तो उसे क्या 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 कॉम्प्लेक्सिटी आती है जीवन में। एक तो हॉलीडे ट्रिप के लिए पैसा चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब रिटायरमेंट के बाद पैसा क्या कुछ एक तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन और मैरिज के लिए पैसा चाहिए। तो इन सभी को टैकल करने के लिए, इन सभी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए एक एक HDFC मनी के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें HDFC सिक्योरिटी के CEO के कौन है, ये धीरज रैली हैं। अगर HDFC सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर की बात करें, ये मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। और अगर हम बात करते हैं HDFC, देखो ये ऊपर HDFC सिक्योरिटी है, ये वाली HDFC सिक्योरिटी है और ये खाली HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। और इसके ओनर है, अगर पेरेंट कंपनी की बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हो गई थी अगस्त 1994 में मुंबई में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है HDFC सिक्योरिटी अलग है, उसके CEO अलग है, धीरज रैली है और हेडक्वार्टर मुंबई में है दोनों का। इसकी सिक्योरिटी वाले की HDFC सिक्योरिटी की स्थापना हुई थी 2000 में और इसकी स्थापना हुई थी HDFC बैंक की 1994 में, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया है एक डिफेंस एस्टेट सर्कल को उत्तराखंड के लिए, ठीक है। ये देहरादून में बनने जा रहा है एक डिफेंस एस्टेट सर्कल, ठीक है। अगर हम बात करें यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, इन्होंने अप्रूव किया है एक प्रपोजल को जो कि क्रिएट करेगा डिफेंस एस्टेट सर्कल एक्सक्लूसिवली फॉर उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक एक्सक्लूसिवली
एक डिफेंस एस्टेट सर्कल बनने जा रहा है, जो कि एक तरीके से वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं और एक तरीके से वहाँ के लोग हैं, सिविल्स हैं, उनको क्या है हेल्प करेगा, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया जा रहा है। ये एक जो सर्कल है एस्टेट सर्कल, डिफेंस एस्टेट सर्कल है, ये एक ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया जा रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव रहेगा ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा, ठीक है। ये देहरादून में ओपन होगा, आपको ध्यान रखना देहरादून में। उसके बाद टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोर्गोहेन इलेक्टेड एज आईबीए एथलीट्स कमेटी चेयर। एक तरीके से जो टोक्यो ओलंपिक के जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं लवलीना बोर्गोहेन, इनको आईबीए के एथलेटिक कमेटी के चेयरमैन घोषित किया गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोर्गोहेन, इनको इलेक्ट किया गया है आईबीए के एथलीट कमेटी के चेयरमैन के रूप में, एथलीट्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अगर हम इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए के बारे में बात करें, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इनके बारे में बात करें, तो इसने अनाउंस किया है दैट इंडियन बॉक्सर, जो कि ये बोर्गोहेन है, लवलीना बोर्गोहेन है, ये बॉक्सर है, और टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोर्गोहेन ये इलेक्ट की जाएंगी एज ए चेयरमैन एंड वोटिंग मेंबर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आईबीए आईबीए एथलीट्स कमेटी, ठीक है। आईबीए एथलीट्स कमेटी के एक तरीके से बोर्ड ऑफ मेंबर भी बनेगी और ये चेयरमैन भी बनेगी। अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलोव, ठीक है, उमर क्रेमलोव, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट निगाह एट आईसीडी। आईसीडी का मतलब होता है इनलैंड कंटेनर डिपोट, ठीक है, इनलैंड कंटेनर डिपोट गढ़ी हरसरू गुरुग्राम, ठीक है, गुड़गांव में एक गढ़ी हरसरू एक आईसीडी है, इनलैंड कंटेनर डिपोट है। वहां पर जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट है, उसने एक प्रोजेक्ट निगाह लॉन्च किया है। अब निगाह के बारे में बात करें तो क्या है, चीफ कमिश्नर दिल्ली कस्टम जोन सुरजीत बाजूबाल भुजाबाल, इन्होंने क्या है इनोग्रेट किया है एक निगाह एक प्रोजेक्ट को, जो कि आईसीडी गढ़ी हरसरू में आयोजित होगा। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट निगाह की, तो एक इनिशिएटिव है जो ट्रैक करेगा कंटेनर्स को यूजिंग आईसीटीएम, यानी आईसीटीएम क्या है, ये है आईसीडी यानी इनलैंड कंटेनर डिपोट कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल। इसकी हेल्प से ये क्या है सभी कंटेनर्स को ट्रैक करेगा और ये हेल्प करेगा इन बेटर विजिबिलिटी ऑफ कंटेनर मूवमेंट इनसाइड द आईसीडी, यानी आईसीडी के अंदर यानी इंटर इनलैंड कंटेनर डिपोट के अंदर जो भी आवाजाही है कंटेनर्स की, उस पर निगाह रखने के लिए एक निगाह इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में। उसके बाद जितेंद्र सिंह, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है, इनोग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन भद्रवाह। भद्रवाह में क्या है, जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल इनोग्रेट किया है। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने इनोग्रेट किया है कंट्री का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू के भद्रवाह में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के भद्रवाह में इस फेस्टिवल को इनोग्रेट किया गया है अपने यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर, लेवेंडर एक प्रकार की खेती है, पर्पल खेती है, ठीक है, तो उसकी उपज के लिए उसकी खेती के लिए ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें भद्रवाह इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, भद्रवाह क्या है डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंडिया का मतलब एक तरीके से बर्थ प्लेस है, ठीक है, ये बर्थ प्लेस है क्या किसका, पर्पल रिवोल्यूशन का। इंडिया में जो पर्पल रिवोल्यूशन हुआ था वो स्टार्ट हुआ था भद्रवाह से ही, ठीक है, और ये एक मिशन के तहत बनाया जा रहा है फेस्टिवल, ताकि लेवेंडर की खेती को 1500 एकड़ तक पहुंचाया जा सके, ठीक है, 1500 एकड़ तक पहुंचाया जा सके 2024 तक। 2024 तक ये एम है लेवेंडर फेस्टिवल का कि 2024 तक हम लेवेंडर की खेती 1500 एकड़ तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो पर्पल और लेवेंडर रिवोल्यूशन की बात करें तो ये 2016 में इसे लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा CSIR के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने CSIR के साथ मिलकर क्या है इस
प्रोग्राम को लॉन्च किया था, इस फेस्टिवल को लॉन्च किया था। उसके बाद राजस्थान ने अडॉप्ट किया है रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर आईजी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को फिर से किन्होंने ये राजस्थान ने लॉन्च कर दिया है, अपना लिया है, ठीक है। लेकिन क्या है, राजस्थान इस योजना को, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को कुछ नए मॉड्यूल्स, कुछ नए रूल्स के साथ अपनाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें न्यू रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हैव बीन एक्सेप्टेड बाय राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को अपनाया है, लेकिन कुछ नए रूल्स के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये स्कीम मॉडल्ड की गई है महात्मा गांधी नेशनल रूरल रूरल जॉब गारंटी एक्ट, यानी एमजी नरेगा। एमजी नरेगा के को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये स्कीम इम्प्लीमेंट होने जा रही है, ठीक है। इसको अपनाया गया है एमजी नरेगा को इम्प्लीमेंट करने के बाद, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो इस स्कीम में क्या होगा, ये आईजी शहरी रोजगार योजना में क्या होगा, सभी जितने भी 18 से 60 वर्ष तक के लोग हैं, 18 से 60 वर्ष तक के जितने भी लोग हैं, उनको उनके जन आधार कार्ड की हेल्प से जोड़ा जाएगा, इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की, तो ये श्री अशोक गहलोत है। उसके बाद MUFG बैंक, जो कि जापान का एक बैंक है, इन्होंने एक अप्रूवल रिसीव किया है ताकि ये अपनी एक ब्रांच खोल सके गिफ्ट सिटी में, ठीक है। एक तरीके से गिफ्ट सिटी में अपनी एक ब्रांच खोलने की इनको मंजूरी मिल गई है MUFG बैंक को, जो कि जापान का एक बैंक रहेगा। MUFG बैंक जो जापान का एक बैंक है, लेंडर है, इन्होंने एक ब्रांच ओपन करेंगे अहमदाबाद के गुजरात सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी गिफ्ट सिटी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद के पास गुजरात में एक सिटी बनाई जा रही है, टैक्स सिटी बनाई जा रही है, जिसको गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाएगा। अगर इसकी बात करें, ये देश की पहली गिफ्ट सिटी रहेगी, ठीक है, इस टैक्स सिटी रहेगी, इस तरीके की सिटी पहली रहेगी। यहाँ पर जापान के एक बैंक को इजाजत मिल गई अपना ऑफिस खोलने की, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये इस बैंक की 6th लोकेशन है इंडिया में, 6ठी लोकेशन है, यानी इससे पहले 5 ब्रांच और खुली हुई हैं, ठीक है, इसी बैंक की। कहाँ कहाँ पर है, मुंबई में, दिल्ली में, बंगलुरु में, चेन्नई में और नीमराणा में, ठीक है, नीमराणा में भी है, ठीक है। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसके हेडक्वार्टर है चियोदा सिटी, टोक्यो, जापान में, ठीक है। चियोदा सिटी, टोक्यो, जापान में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ कौन है, ये है हंजावा जुनिची, ठीक है, अजीब नाम है, हंजावा जुनिची इसके सीईओ है। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बोले तो ये है मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करते हैं FIEO लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड B2B बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर एक्सपोर्टर MSME एंड फार्मर्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मार्केट प्लेस फॉर इंडियन एक्सपोर्टर एंड फॉरेन बायर्स, ठीक है। यानी इंडियन एक्सपोर्टर और फॉरेन बायर्स के लिए क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म खोला है, एक मार्केट प्लेस खोला है, जिसका नाम है रहेगा क्या, एक मतलब अपनी तरीके का एक मार्केट प्लेस खोला है, ठीक है। मार्केट प्लेस क्या है, इंडियन बिजनेस पोर्टल है, जो कि बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस की तरह काम करेगा। और ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्सपोर्टर आर्टिसियन फार्मर्स को हेल्प करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, एक तरीके से ग्लोबली क्या करेगा, न्यू मार्केट रहेगी, एक वैश्विक तौर पर एक नई मार्केट रहेगी, ताकि गुड्स यानी प्रोडक्ट्स का सेलिंग परचेजिंग हो सके और उसको एक ट्रेड को ग्रो किया जा सके, व्यापार को बढ़ाया जा सके। अगर हम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कॉमर्स इंडस्ट्री कौन है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कॉमर्स इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल है। यहाँ पर जब ये लॉन्च हो रहा था ये प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर A शक्तिवेल है, ठीक है। शक्तिवेल कौन है, इसके प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के।
अगर हम बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल की, तो ये अजय सहाई हैं, ठीक है, अजय सहाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक क्या है, देखिए CCEA cleared safe sale of government of India's 29.5% stake in Hindustan Zinc। क्या है, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर CCAE, इन्होंने अप्रूव्ड किया है कि ये गवर्नमेंट के 29.5% स्टेक को, जो कि जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में है, ठीक है, यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है 29.5% उसको बेचने जा रहा है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। कैबिनेट, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में भारतीय सरकार के 29.5% के शेयर को बेचने की अनुमति दे दी है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 29.58 का जो स्टेक था ये रिप्रेजेंट करता था 124.96 करोड़ को, लेकिन आज की वैल्यू देखें तो ये 38,000 करोड़ रुपए की वैल्यू रहेगी, ठीक है। पहले ये 24.96 यानी लगभग 125 करोड़ रुपए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन क्या है, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आज की कीमत 38,000 करोड़ है, जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में रहेगी, ठीक है। तो इस इतने शेयर्स को क्या है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचने जा रहा है। अगर हम बात करें तो इस बजट में ये तय हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट बेच देगी, ठीक है, सेल करेगी 65,000 करोड़ रुपए के PSU डिसइन्वेस्टमेंट यानी स्ट्रेटेजिक सेल्स को। 65,000 करोड़ के जितने भी स्टेक्स हैं PSU में, उन सभी का एक तरीके से उन सभी को बेच देगी इंडियन गवर्नमेंट इस बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस बजट में यह तय किया गया था कि 65,000 करोड़ रुपए के जितने भी स्टेक्स हैं भारतीय गवर्नमेंट के किसी भी PSU में, तो उनको बेच डालेगी। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चेयरमैन की, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चेयरमैन है किरण अग्रवाल, और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है उदयपुर राजस्थान में। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान में, और इसके चेयरमैन है किरण अग्रवाल। एक न्यू अरुणाचल मंकी नेम्ड आफ्टर सैला पास। देखिए यहां पर दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक तो नया मंकी और उसका नाम क्या रखा गया है, ठीक है, नाम क्या रखा गया और किस पास के नाम पर रखा गया है। तो यहां पर देखते हैं, एक न्यू स्पीसीज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी मिली है, ठीक है, जिसका नाम है द सैला मकाकू, सैला मकाकू। ये ज्योग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम अरुणाचल मकाकू बाय द सैला, ठीक है, एक तरीके से क्या है, अरुणाचल प्रदेश की जो मंकी है, मकाकू मंकी है, उनसे ये अलग मिले हैं, ठीक है, ये मंकी अलग मिले हैं और इनका नाम सैला मकाकू रखा गया है। सैला क्या है, सैला एक वहां पर पास है, एक दर्रा है, आपको ध्यान रखना है। सैला मकाकू टू न्यू टू साइंस primate was identified and analyzed by the team of experts from Zoological Survey of India and the University of Calcutta। जो ये मकाकू है ये आइडेंटिफाइड और एनालाइज किया गया है किसके, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के द्वारा, ठीक है। इन्होंने इसका नाम दिया है सैला मकाकू। सैला क्या है, सैला एक ईस्टर्न हिमालय पास है जो कि लोकेटेड है 13,700 फीट की ऊंचाई पर, और ये सेपरेट करता है ये किसके बीच में, दिरांज और तवांग टाउन्स के बीच में, दिरांज और तवांग टाउन्स के बीच में है ये, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सैला पास। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सैला पास है कहाँ, ठीक है, तो हो सकता है जो दर्रों से क्वेश्चन आता है अब सैला के बारे में पूछ लिया जाए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू SBI report, India growth GDP growth to be 8.2 to 8.5% in the fiscal year 2022, ठीक है। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च पेपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिसर्च पेपर है जिसका नाम है इको रैप के अकॉर्डिंग जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है भारत की, वो 2022 साल के लिए 8.8 से 8.5% रहने वाली है, ठीक है, यानी जीडीपी ग्रोथ भारत की जीडीपी ये 8.2 से 8.5% रहने वाली है 2022 के लिए, 8.2 से 8.5%, ठीक है। ये एसबीआई का एक रिसर्च पेपर है इको रैप ने ये ग्रोथ बताई है, ठीक है। अगर हम बात करें एसबीआई
एसबीआई ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? ये है सौम्या कांति घोष। सौम्या कांति घोष। अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन ये दिनेश कुमार खारा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एसबीआई का मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, अगर इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बोले तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खोला गया बैंक है। उसके बाद थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 ये स्टार्ट हुई है दिल्ली में। दिल्ली में जो थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो है ये शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो, ये एक मेजर प्लेटफॉर्म है ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर के लिए, एग्रीगेटर के लिए, प्रोसेसर के लिए, वैल्यू चेन इंटीग्रेटर के लिए और इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए, जो ऑफर करती है ग्लोबल लेवल पर कॉन्फ्रेंस, जो कि एक थीम के साथ कॉन्फ्रेंस हुई है। एक थीम है इसकी, वो है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम रहेगी। तो देखो क्या है, जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है, यानी एक तरीके से उत्पादन से लेकर कंजम्पशन तक, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक जितने भी लोग शामिल होते हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं, जितने भी स्टेज होती हैं, उन सभी को प्रॉफिट देने के लिए, उन सभी को हेल्प करने के लिए ये ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो शुरू किया गया है। ठीक है, और इसकी थीम है प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस इशूअर चार्जेस फॉर एईपीएस, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एईपीएस करके एक तरीके से चार्जेस किए हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इशूअर चार्जेस फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये क्या है? एईपीएस क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कोई व्यक्ति अपने सामान को खरीदने के लिए क्या करना चाहता है, एक डिजिटल पेमेंट करना चाहता है, और डिजिटल पेमेंट करना चाहता है, वो चाहता है आधार कार्ड की हेल्प से ही। तो ऐसा किया जा सकता है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट करना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या है, पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है अपना, क्या करेगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, क्या करेगी, चार्जेस इशू करेगी, कुछ चार्जेस लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओपन कर दिया गया है। अगर हम बात करें चार्जेस की, तो ये चार्जेस लागू होंगे 15 जून से। 15 जून 2022 से ये चार्जेस लागू हो जाएंगे। अगर इनके बारे में बात करें, एईपीएस क्या है? ये एक बैंक लीड मॉडल है जिसमें अनेबल्स किया जा सकता है ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन को, यानी ट्रांजेक्शन यहाँ पर पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ आधार वेरिफिकेशन। केवल आधार वेरिफिकेशन से ही ऑनलाइन पेमेंट करना पॉसिबल है, और ये किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ठीक है, लेकिन इसके लिए वो चार्जेस क्या करेगी, रखेगी। अगर हम बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2018 में, 1 सितंबर 2018 में, और ये किसके अंडर की गई थी? ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके एमडी सीईओ क्या है? जे वेंकट रामू इसके क्या है? एमडी और सीईओ है। अगर हम बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के टैगलाइन की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बैंक आपका द्वार। आपका बैंक आपका द्वार, इसकी क्या है? टैगलाइन है पोस्ट पेमेंट बैंक की। आज के लिए इतनी ही न्यूज़ थी और आई होप आपको ये सभी अच्छी लगी और समझ में आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।